हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। किसी कारणवश से 11th एंड 12th का लेक्चर शूट नहीं हो पा रहा था, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 11th क्लास बायोलॉजी में हम लोग जीव जगत में जैव विविधता को देख चुके थे और वर्गीकरण की आवश्यकता को देख चुके थे। तो अब आते हैं नामकरण पे। ठीक है, आइए देखते हैं नामकरण किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा। किसी भी वस्तु के बारे में बात करते समय या उसका वर्णन करते समय उसका नाम जानना आवश्यक होता है। यही जीवधारियों पर भी लागू होता है। नाम के ही आधार पर विभिन्न वस्तुओं की पहचान होती है और जीवों को नाम देने का कार्य मनुष्य सभ्यता में प्रारंभ से ही चली आ रही है। नामकरण को सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं कि जीवों को नाम देना नामकरण कहलाता है। ठीक, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं सामान्य नामों की कमियां। ऐसे ही इसे लेक्चर के माध्यम से सुन लीजिए। नाम अगली हेडिंग है सामान्य नामों की कमियां। ठीक है, नंबर 1 है कभी कभी एक ही नाम कई जीवों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे केवल चिड़िया कहने पर पता नहीं चलता किस पक्षी की बात हो रही है। अलग अलग क्षेत्रों में एक ही जीव को अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में प्याज कहे जाने वाले पादप को गुजरात महाराष्ट्र में कांधा कहते हैं उसे। ठीक, तमिल में बेंग्याम कहते हैं, कन्नड़ में इरुली, तेलुगु में नीरुली कहा जाता है। इसी तरह भारत की गौरैया को जापान में सुजूने तथा स्पेन में पार्डल कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इनके नाम इनको सर्वात्रिक या सब जगह पहचान नहीं दिलाते हैं। ठीक, इनके नाम सब जगह उनकी पहचान नहीं दिलाते। और अगला है इन नामों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। अगला है कभी कभी सामान्य नाम भी भ्रामक होते हैं, मतलब भ्रम में डालने होते हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आपको भ्रम में डाल देंगे, वह जीवों के बारे में गलत सूचना देते हैं। जैसे समुद्री घोड़ा, जेलीफिश, सिल्वरफिश आदि। जेलीफिश और सिल्वरफिश नाम से पता चल रहा है कि हमें लग रहा है कि मछली का नाम होगा, लेकिन वास्तव में मछली का नाम नहीं है, ये दूसरे जीव हैं। ठीक है, यही है भ्रम। भ्रम में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो भ्रम में डाल देते हैं कि नाम रहेगा जेलीफिश, जैसे मान लिए तो हमारे दिमाग में आएगा कि मछली का नाम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक, कभी कभी इन सामान्य नामों का अर्थ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। जैसे कॉर्न को अमेरिका में मक्का, लेकिन इंग्लैंड में व्हीट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए अगला हेडिंग है, आइए देखते हैं अगले हेडिंग को। अगला हेडिंग है वैज्ञानिक नाम। ठीक, स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने जीवों को वैज्ञानिक नाम देने का प्रथा आरंभ किया। ठीक, या प्रारंभ किया। ठीक, कैरोलस लिनियस की पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में नामकरण प्रणाली का वर्णन है। कैरोलस लिनियस की एक पुस्तक है सिस्टमा नेचुरी। ठीक, उसमें नामकरण की प्रणाली का वर्णन किया गया है। ठीक, सिस्टमा नेचुरी कैरोलस लिनियस की पुस्तक सिस्टमा नेचुरी 1958 में प्रकाशित हुई। ठीक, 1958 में प्रकाशित हुई और इनके द्वारा प्रतिपादित नामकरण प्रणाली को द्विपद नामकरण पद्धति के नाम से जाना जाता है, या द्विपद नामकरण पद्धति कहा जाता है। ठीक, कैरोलस लिनियस 1707 से 1778, मतलब इनका जीवन काल है। इनका कैरोलस लिनियस का जन्म 1707 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1778 ईस्वी में हो गया। ठीक, इन्हें आधुनिक वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। किसे कहा जाता है?
कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी या आधुनिक वर्गीकी के पिता कहे जाते हैं। ठीक, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवों को 2 पदों वाला एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव को 2 पदों वाला वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल है आम। ठीक, मैंगो, मैंगो का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक, या पहला पद जो है वह वंश का नाम बताता है और दूसरा पद जो है जाति का नाम बताता है। ठीक, अगर हम देखिए, अगर साइंटिफिक नेम का दोनों शब्द मिलाकर ही एक जीव को पहचाना जा सकता है। अगर केवल एक ही नाम बोले तो उस जीव की पहचान नहीं होगी। जैसे मान लीजिए, अगर आप बोल रहे हैं पैंथरा, ठीक, आप बोल दिए पैंथरा। अब पैंथरा में कौन पैंथरा? पैंथरा भी कई प्रकार के हैं। पैंथरा टाइग्रिस है, पैंथरा लियो है, पैंथरा पारडस है। पैंथरा बोलने से पैंथरा बोलने से एक जीव का पता नहीं चलता। एक जीव को जानने के लिए उसका वैज्ञानिक नाम या उसका दोनों पद दोनों बोलना पड़ेगा। केवल वंश नाम या जाति नाम से जीव की पहचान नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, पैंथरा टाइग्रिस कहने से बाघ का पता चलता है और पैंथरा लियो कहने से शेर का पता चलता है, जबकि पैंथरा पारडस कहने से तेंदुआ का पता चलता है। अगर हम केवल पैंथरा कह दें तो पता नहीं चल पाता कि बात शेर की हो रही है या बाघ की हो रही है या फिर तेंदुए की हो रही है। ठीक है, यही कारण है, जब तक साइंटिफिक नेम का दोनों अक्षर जाति नाम और वंश नाम दोनों साथ में रहेंगे तभी एक जीव का पता चलेगा। आइए अब देखते हैं वैज्ञानिक नामों का महत्व। ठीक, इसे हम मिटाने जा रहे हैं। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अगला हेडिंग है वैज्ञानिक नामों का महत्व। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं थोड़ा सा। किसी जीव के वर्गीकरण के लिए उसका एक मान्य नाम आवश्यक होता है। ठीक, और तभी वर्गीकरण संभव हो पाता है। किसी भी खोजे गए जीव का वर्णन कर उसे नाम दिया जा सकता है। वैज्ञानिक नामों से किसी वंश में उपस्थित अनेक प्रजातियों का वैज्ञानिक नामों से एक वंश में उपस्थित अनेक प्रजातियों के संबंध का पता चलता है। जैसे सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मेलोंजेना से पता लगता है कि यह आपस में संबंधित हैं। वैज्ञानिक नाम पूरे विश्व में समान होते हैं। जैसे एक जीव है, उसका वैज्ञानिक नाम पूरे विश्व में समान रहेगा। ऐसा नहीं कि इंडिया में दूसरा है, पाकिस्तान में दूसरा होगा, इंग्लैंड में दूसरा होगा, ऐसा कुछ नहीं। वैज्ञानिक नाम सब जगह पूरे विश्व में समान रहता है। ठीक, वैज्ञानिक नाम समान होने पे हमें अध्ययन, अध्यापन तथा शोध करने में सुविधा होती है या मदद मिलती है। वैज्ञानिक नाम लैटिनीकृत होते हैं। लैटिनीकृत मतलब लैटिन भाषा से बने होते हैं। लैटिन भाषा का दूसरा नाम है मृत भाषा, जिसे बदला नहीं जा सकता। जो अगर एक बार जिस जीव का नाम पड़ गया लैटिन भाषा में, उसे दोबारा बदला नहीं जा सकता। ठीक है, अब आते हैं अगली हेडिंग पर, कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जीवों के अध्ययन तथा वर्गीकरण और नामकरण में सुविधा लाने के लिए या सुविधा प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों ने जीवों का वैज्ञानिक नाम रखा। ठीक है, इसे सुन लीजिए। जीवों के अध्ययन में सुविधा तथा वर्गीकरण और नामकरण में सुविधा होने के लिए या सुविधा प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों ने जीवों का वैज्ञानिक नाम रखा। जीवों का अध्ययन, उनका नामकरण व वर्गीकरण सरल व सुलभ
सरल व सुलभ करने के उद्देश्य से वैज्ञानिकों ने जीवों के वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। यह प्रक्रिया संपूर्ण विश्व द्वारा स्वीकार की जाती है। जंतु व पादप के नामकरण हेतु पूर्व में दो संहिताएं थी। आइए देखते हैं वो कौन दो संहिताएं थी। देखिए, कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के दो भाग हैं। नंबर 1 है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इसे संक्षिप्त नेम में ICZN कहते हैं, ठीक। और दूसरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इसको संक्षिप्त नेम में ICBN कहते हैं, ठीक। ICBN। इसका नया नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट, इसे संक्षिप्त नाम में ICN कहते हैं, ठीक। इसे तो आप लोग जान ही गए होंगे, कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। देखिए, इंग्लिश में हम इसलिए लिख दिए हैं कि क्योंकि ऐसे ही सेम टू सेम शब्द जो है हिंदी में लिखा था। कोड लिखा है, कोड हिंदी में लिखा था, आप सब कुछ हिंदी में लिखा था, एकदम सेम इंग्लिश की तरह। इसलिए हम सोचे कि क्या इंग्लिश क्या हिंदी, इसलिए इंग्लिश में ही लिख दिए, ठीक है। कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के दो भाग हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसे संक्षिप्त में कहते हैं ICZN, और दूसरा नंबर है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ICBN, ठीक। इसका नया नाम है, दूसरे नंबर का नया नाम पड़ा है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट, और इसे इसका संक्षिप्त नाम है ICN, ठीक। तो आइए इस जो दूसरा नंबर है जिसका नया नाम पड़ा है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्या, कैसे, क्यों नाम पड़ा, देख लेते हैं, ठीक। आधुनिक समय में विभिन्न नई वर्गीकरण प्रणालियां विकसित होने के बाद ICBN के नाम में परिवर्तन किया गया, ठीक। अब इसका उद्देश्य व्यापक कर इसे नया नाम दिया गया। सन 1911 ईस्वी में मेलबॉर्न में हुई इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस में मेलबॉर्न कोड के अंतर्गत इसके नाम में परिवर्तन कर वियना कोड 2005 को प्रतिस्थापित कर दिया गया, और इसका नया नाम ICN, या फिर देख लीजिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर का नया नाम पड़ गया इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट, ठीक। और इसे संक्षिप्त नाम में ICN के नाम से जाना जाता है, ठीक। बैक्टीरिया व वायरस के नामकरण हेतु अलग अंतर्राष्ट्रीय संहिताएं हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।